अब रवि और वो पुलिस कांस्टेबल का रोज मिलना जुलना हो रहा था। फिर रवि जल्दी ही बहुत सिंपल तरीके से उस पुलिस वाली से शादी कर लेता है। सुहाग रात के दिन रवि का भाई उसे समझाते हुए कहता है, देखो अब तुम्हें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अब धीरे धीरे उनकी शादी को काफी समय बीत गया, लेकिन उनके घर कोई तीसरा मेहमान नहीं आता। लोगों के तानों से परेशान होकर रवि और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पर डॉक्टर उनका एक टेस्ट करवाता है। फिर डॉक्टर उसकी पत्नी से कहती है आंख के अंदर प्रॉब्लम है, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। कई महीनों के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं होता और ऐसे ही कई डॉक्टर से इलाज करवाते हुए उनका काफी समय बीत जाता है। एक दिन रवि का दोस्त उसे एक डॉक्टर के बारे में बताता है, जिसके बाद रवि अपनी पत्नी के साथ उस डॉक्टर के पास जाता है। फिर उनका इलाज शुरू होता है और कुछ ही दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। एक दिन जब रवि अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, तभी उसकी पत्नी का फोन आता है। फोन पर उसके पिता कहते हैं वो लॉटरी लग गई है, उन्होंने काफी सारे पैसे जीत लिए हैं। अंजलि और श्याम एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन अचानक अंजलि को पता चलता है कि श्याम ने खुदकुशी कर ली है। ये जानकर वह बहुत दुखी हो जाती है। फिर श्याम की बरसी पर अचानक ऊपर से चम्मच गिरने लग जाते हैं, जिससे अंजलि को पता चल जाता है कि श्याम की आत्मा उससे बात करना चाहती है। फिर श्याम की आत्मा से बात करने के लिए अंजलि एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक अपनी शक्तियों से अंजलि को आत्माओं की दुनिया में भेज देता है। अंजलि वहां पर श्याम से मिलती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक उसे पास जाने से रोकता है। श्याम उसे बहकाकर पास बुलाता है, लेकिन तांत्रिक उसे असली दुनिया में वापस ले आता है, जहां अंजलि बेहोशी की हालत में एक कागज पर कुछ लिखती रहती है, जिससे कागज पर 2 लोगों का चेहरा बन जाता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। एक रात पुलिस ऑफिसर ने एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाया, पर महिला को क्या पता था कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ऑफिसर कुछ लोगों से बात कर रहा था कि वो एक पुलिस वाली है और उसे जाने दिया जाए, पर उन्होंने कहा कि उसके पति ने उस दिन सबके सामने मेरी बेइज्जती की, बदला तो मैं लेकर रहूंगा। लड़की कुछ समझ पाती तभी किसी ने उसे मार के बेहोश कर दिया। फिर एक एक करके सबने उसके साथ अपना बदला पूरा किया और उसके घर को जलाने निकल पड़े, ताकि उसके साथ उसके पति को भी मार दिया जाए और कोई सबूत न बचे। सबने मिलकर लड़की के घर को जला दिया और वहाँ से भाग निकले। पर अगले दिन उन्हें पकड़कर कोर्ट में लाया गया। उन्हें लगा वो छूट जाएंगे, पर जज ने उन्हें 15 दिन की रिमांड पर भेज दिया। बाहर आकर उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा, हमने तुम पर भरोसा किया, पर तुमने तो हमें जेल भेज दिया। पर उनकी वकील रानी ने आकर बताया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हारे भागने का सारा इंतजाम कर दिया है, जिसके लिए वो बाहर कुछ गुंडों को आपस में लड़वा देती है और मौका देखकर पीछे के रास्ते सबको भगा देती है, जिसमें वो ऑफिसर भी शामिल था। पर ऐसा करते हुए लड़की का भाई देख लेता है और लड़की को बताता है कि इस मामले को हमें अपने से हैंडल करना होगा, जिसके बाद वो दोनों उनकी वकील रानी को किडनैप कर लेते हैं। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। सौम्या को लगता है कि अब वह गुंडों से बचकर निकल गई है, लेकिन अचानक उसके सामने गुंडा आ जाता है और उसको मारने लगता है और फिर उसका फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अपने फोन को कसकर पकड़ी हुई होती है। तब वह उसको फिर से मारता है और उसका फोन ले लेता है और दूसरा आदमी तब तक उस पर वार करता है कि जब तक वह बेहोश ना हो जाए। अब थोड़ी देर बाद उस जगह पर राम आता है और उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद सौम्या को होश आता है, तो वह उन सारे लोगों का नाम लेती है जिन्होंने उसे मारा था, और यह कहने के बाद वह अपनी आखिरी सांसें छोड़ देती है। अब थोड़ी देर बाद राम लड़की का अंतिम संस्कार करता है और सोचता है कि जब पहले सौम्या थी तो वह कितनी खुशियों वाला दिन था। अब राम जब मार्केट में होता है तो वह मिरर में देखकर एक गुंडे को पहचान लेता है और फिर वह उसका पीछा करने लगता है और यह बात अपने ऑफिसर को भी बताता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ सारी पुलिस की फौज आती है और उन सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं, लेकिन अभी भी गुंडों को मेन बॉस बचा होती है। तो मेन बॉस थोड़ी देर में अपने आदमियों से कहता है कि वह आदमी मुझे हर हाल में चाहिए। तो अगले ही पल उसके आदमी राम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका किडनैप कर लेते हैं। अब कुछ समय के बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, तो आदमी जैसे ही दरवाजा को खोलता है तो वह कोई और नहीं बल्कि राम होता है। यह देखने के बाद आदमी उस पर तुरंत बंदूक तान देता है, लेकिन देखते ही देखते राम उसका मुंडी घुमा देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर बाकी सारे गुंडों की फट जाती है। इसीलिए वो रात के अंधेरे में एमा की कब्र के पास जाता है। वहाँ पर डेव एक कुल्हाड़ी से एमा की कब्र को तोड़ देता है। फिर अंदर वो देखता है कि एमा की डेड बॉडी सड़ चुकी है, लेकिन उसका सोने का हाथ बिल्कुल सही सलामत है। डेव उस हाथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ काफी ज्यादा टाइट था, इसीलिए वो कुल्हाड़ी उठाता है और उस हाथ को काटने की सोचता है, लेकिन अचानक से एमा की आंखें खुल जाती है। ऐसा लग रहा था कि एमा डेव को उस हाथ को ना निकालने के लिए कह रही हो। डेव एमा की आंखें बंद करता है और उस सोने के हाथ को काट कर निकाल लेता है, लेकिन तभी एमा की आंखें दोबारा से खुल जाती है। उसे देखकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही भागकर अपने घर आ जाता है। लेकिन डेव के घर के अंदर जाते ही काफी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है, जैसे कि काफी तेजी से हवाएं चलने लगती है और एमा का एक फोटो नीचे गिरकर बदल जाता है, जिसे देखकर डेव काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उस सोने के हाथ को लेकर सीढ़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और किसी औरत की परछाई घर के अंदर आने लगती है, जिसे देखकर डेव इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने बिस्तर में जाकर छिप जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो परछाई और किसी की नहीं बल्कि एमा की होती है, जो कि जिंदा हो गई थी। एमा बड़ी डरावनी सी आवाज में डेव से कहती है कि मेरे सोने के हाथ को वापस करो। तभी एमा दरवाजे को तोड़ देती है और
वो डेव की तरफ बढ़ने लगती है। डेव चुपचाप एमा को उसका सोने का हाथ वापस कर देता है। अपने हाथ को लेकर एमा वापस चली जाती है। डेव खुद को शांत करता है और कंबल हटा के इधर उधर देखता है, लेकिन जैसे ही डेव दरवाजे की तरफ देखता है, एमा चिल्लाते हुए आती है और उसका गला सारा दिन खेतों में काम करने के बाद आदमी साइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह वहीं रुक गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तभी किसी ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसकी लाश देखी तो वे हैरान रह गए। सरपंच ने बताया कि इस गांव में यह छठी हत्या है और सभी लाशों के सिर काटे गए हैं। तभी वेंकट ने सरपंच से कहा, गांव के 8 बच्चे भी गायब हो चुके हैं, इसलिए अब मामले की छानबीन के लिए हमें पुलिस को बुलाना होगा। पर सरपंच ने उसे धमकाते हुए कहा, हमारे पूर्वज सदियों से इस गांव की रक्षा करते आ रहे हैं, इसीलिए इसका फैसला मैं खुद करूंगा। तभी एक गरीब आदमी ने बताया कि कल रात उसने खेतों में एक महिला को देखा जो किसी जानवर का मांस खा रही थी। महिला का नाम सुनते ही सरपंच ने गांव वालों से कहा कि वे रात में घर से बाहर न निकलें। उसी गांव में एक कार्तिका नाम की महिला भी रहती थी जो अपनी आंखें बंद करके किसी का भी भविष्य देख सकती थी। एक दिन कार्तिका अपने पति के आने की खुशी में गांव वालों को भोजन करा रही थी। तभी वहां सरपंच भी आ गया। उसने कार्तिका से अपना भविष्य देखने को कहा। कार्तिका ने जवाब दिया कि वह जब भी आंखें बंद करके कुछ देखती है तो उसे इस डायरी में लिख देती है, लेकिन कभी कभी उसकी भविष्यवाणी गलत भी हो जाती है। इतना